Welcome to the video lecture. So today's video lecture will be continued to the series 3 which we have done yesterday. कल हमने एक सीरीज़ की थी, सीरीज़ 3 के 5 क्वेश्चन, और वैसे ही यहाँ पे अगले 5 क्वेश्चन सीरीज़ 3 पार्ट 2 लिख लो उसको, ठीक है। इसमें हम 5 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे आज। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। NTIC में आए क्वेश्चन है ये, जो भी आज हम करेंगे एक दो को छोड़ के। तो पहला क्वेश्चन है, इन फिगर शोन करंट इन अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट देन करंट आई इज़, थोड़ा मार्कर यहाँ पे मोटा हो गया बेटा, है ना। तो मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से क्वेश्चन सुनना। ये हमारे पास एक सर्किट है, हमें ये करंट निकालना है, आई करंट की क्या होगा। तो एक चीज़ हमने की थी, अगर आप लोगों को याद होगा, लूप रूल भी किया था, किरचॉफ्स लॉ भी किया था, है ना। और रूल के हिसाब से एक चीज़ हमने की थी कि इनपुट करंट, जंक्शन रूल अगर आपको याद होगा बेटा, ठीक है। जंक्शन रूल अगर आपको याद होगा, जैसे ये दो पॉइंट है, तो अंदर जितना करंट जाता है इक्वल टू बाहर उतना करंट आता है ना। तो आउटपुट करंट, इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट। ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि भाई जंक्शन में जितना करंट अंदर को आएगा और वो इक्वल टू किसके होगा, जितना हमारा बाहर करंट निकलेगा। उसी तरह जैसे मान लो ये जंक्शन है और करंट बाहर को जा रहा है, तो जितना करंट अंदर को जाएगा बाहर को डिवाइड हो गए, उतना ही करंट बाहर को निकल जाएगा। कितना डिवाइड होगा उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जंक्शन रूल याद रखना है, जंक्शन रूल याद रखना है, ठीक है। दैट इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा सा बेसिक था। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ जंक्शन बन रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, इनपुट है 2 करंट, तो यहाँ पे इनपुट कितना है 2 + 2, ठीक है। तो इनपुट करंट हो गया हमारे पास, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 + 2 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। मीन्स यहाँ से आया, मान लो इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लेते हैं, और इसको I3 मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ I1 + I2 इज इक्वल टू I3, वाई, ये इनपुट करंट हो गया और ये आउटपुट करंट हो गया। तो इनपुट करंट कितना है हमारे पास, 2 + 2 4 इज इक्वल टू I3। इसका मतलब ये जो I3 होगा, यहाँ से जो करंट जा रहा है वो कितने एम्पियर का जा रहा है, 4 एम्पियर का जा रहा है। अब यहाँ पे भी जंक्शन आ गया एक और। अब क्या हो रहा है, एक करंट 1 एम्पियर ऊपर जा रहा है, हमें पता है, और बाकी करंट इधर जा रहा है, और यहाँ पे आई करंट, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला करंट। तो सिंपल है बेटा, यहाँ पे ऊपर क्या जा रहा है, तो यहाँ पे देखो इनपुट कितना है 4। अब सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, इनपुट कितना है 4 एम्पियर का, इसको हम मान लेते हैं I4, ये वाला, ठीक है। और इसको मान लेते हैं I5, और ये लास्ट हमारे पास I निकालना है, ठीक है, I निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ से 4 जा रहा है, 4 इक्वल टू आउटपुट कितना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 4 की जगह पहले हम I3 में लिखते, तो I3 इनपुट करंट है, आउटपुट क्या हो गया अब I4, ठीक है, I4। और यहाँ वाला हम बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ वाला बाद में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी मान के चलते, चलो यहाँ पे भी करंट जा रहा है, ये वाला, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं I6, ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं I6, या फिर क्या करते हैं, इसको I5 मान लेते हैं और इसको I6 मान लेते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है। ये ठीक सीरीज़ होगी फॉर I5। तो यहाँ पे I3 इक्वल टू I4 + I5, ठीक है। देखो बेटा, ये भी आउटपुट है, ये भी आउटपुट है, और ये इनपुट है। तो यहाँ पे आ जाएगा I3 में क्या आएगा, 4 इज इक्वल टू I4 कितना है 1 इज इक्वल टू I5, सॉरी प्लस आ जाएगा, है ना, ये हो जाएगा I5। तो यहाँ से 1 इधर आ जाएगा, तो I5 क्या आ जाएगा हमारे पास, तो I5 निकल के आया हमारे पास 3 एम्पियर का। इसका मतलब यहाँ पे कितना करंट जा रहा है I5 पे, 3 एम्पियर। अब देखो बेटा, ये 3 एम्पियर इनपुट का काम करेगी, यहाँ से I बाहर निकल रहा है और एक I इधर को जा रहा है I6। तो I6 कितना है हमारे पास 1.3। चलो अब इसको करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे तीसरा, दैट I5 क्या है, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट क्या है I6 + I, हमें I निकालना है, ये वाला इनपुट आउटपुट I6 और I, ठीक है। तो I5 कितना है हमारे पास यहाँ पे 3 एम्पियर, ये लिख लिया हमने, 3 इज इक्वल टू I6 कितना है हमारे पास 1.3 प्लस, और I हमें निकालना है। इसको इधर ले जाओ, कितना होगा 3 - 1.3 इज इक्वल टू I, तो ये कितना आ जाएगा 1.7,
तो ये आ जाएगा 1.7 एम्पियर। तो आई हमारे पास कितना आ गया 1.7 एम्पियर। तो आंसर क्या होगा 1.7 एम्पियर। क्लियर? ठीक है, सिंपल सा है। देखो ये यहाँ पे ये इनपुट थे, ये आउटपुट है, फिर आगे के लिए ये इनपुट बना, ये आउटपुट बन गए, फिर ये इनपुट बना और ये आउटपुट बन गए, और वहाँ से हमने आई की वैल्यू निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मटेरियल ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज इन एन इलेक्ट्रिक प्रेस। ठीक है, प्रेस बोल दो या आयरन बोल दो, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। तो क्या होता है, पहला ऑप्शन है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सबको पता है, याद रखेंगे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी को ही बोला जाता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी को ही बोला जाता है, याद रखना है सबने। ठीक है, नाउ जो हमारा आयरन हाई मेल्टिंग पॉइंट जो एलिमेंट होगा बेटा, एलिमेंट हमें पता है कौन सा यूज़ होता है, तो नाइक्रोम का एलिमेंट यूज़ होता है, नाइक्रोम 80 है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम ये ऐसे नाइक्रोम यूज़ करते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कैसे रहता है, हाई। तो ये दो ऑप्शन तो कट गए, लो मेल्टिंग पॉइंट तो हो नहीं सकता। लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो हमारी नाइक्रोम की वायर क्या हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक है, और आयरन में या प्रेस में वायर ही जल गई तो प्रेस तो रहेगा नहीं, है ना। तो लो मेल्टिंग पॉइंट तो होना बिल्कुल ख़त्म है, तो ये दो पॉइंट तो हट गए। फिर आता है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लोअर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब देखो बेटा, कहीं कहीं आपको ये वाला आंसर मिलेगा देखने को, ये बी ऑप्शन आपको किसी बुक में ये टिक किया हुआ है, लेकिन खुद देखो हाई मेल्टिंग पॉइंट तो हमें पता है कि नाइक्रोम वायर का हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, साथ में उसकी रेजिस्टिविटी भी हाई रहेगी। ठीक है, नाइक्रोम की जो रेजिस्टिविटी है वो भी क्या रहती है, हाई रहती है। हाई रेजिस्टिविटी के कारण हाई रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है, जिसके कारण हीटिंग इफेक्ट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 1, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डाउट का क्वेश्चन था, एक बच्चे ने पूछा था, ये भी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, और बहुत अच्छी बात है। दोनों एनटीएससी, तीनों एनटीएससी के क्वेश्चन है ये भी एनटीएससी में आ रखा है क्वेश्चन, ये भी एनटीएससी के, गुजरात के एनटीएससी में आया है, और ये वाला भी एनटीएससी का क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि इसमें दो तरह के कंसेप्ट लगते हैं बेटा, और दोनों तरह के कंसेप्ट हमने पढ़ रखे हैं, मैंने आपको क्लास में करवाया है कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहला है एक बेसिक रूल है सीरीज़ और पैरेलल का, दूसरा है किरचॉफ्स लॉ। तो हम उसको दोनों मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या हमारा आंसर सही आता है कि नहीं। डायग्राम क्या बोलता है, डायग्राम बोलता है कि 12 वोल्ट की बैटरी लगी है और हमारे पास 4 रेजिस्टेंस दिए हैं, 6 2 2 2 के, है ना। और यहाँ पे ये 2 पॉइंट दिख रहे हैं बेटा आपको, ये चलो इसको पॉइंट दे देते हैं ए और बी। ठीक है, और क्वेश्चन में बोलता है कि भाई, और यहाँ पे करंट आई है, ये आई है। तो क्वेश्चन ये है कि हमें एक तो ये आई करंट फाइंड आउट करना है, और दूसरा हमें ये वी फाइंड आउट करना है कि ये वी क्या होगा। अब देखो समझने की बात ये है बेटा, ये ए बी किसके पोटेंशियल डिफरेंस है, ये ए बी किसका पोटेंशियल, ये वी किसकी बात कर रहा है। देखो अगर मैं इस ए बी को यहाँ ला दूँ तो ये भी ए है और ये भी बी है, सेम पॉइंट है, बस हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। इसका मतलब इस वाले रजिस्टर की वी की बात हो रही है, समझ रहे हो। ठीक है, और इसी वाले रजिस्टर के करंट की बात हो रही है, इसी रजिस्टर के पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। हमें इस रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और इसी रजिस्टर में कितना करंट फ्लो करेगा हमें वो निकालना है। तो पहला मेथड हम सिंपल मेथड करेंगे, सीरीज़ और पैरेलल का मेथड। पहला जो मेथड है सबको बेसिक पता है सीरीज़ और पैरेलल का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे चेक करें बेटा, अगर मैं यहाँ पे दोबारा से क्या बनाएं हमको, इसको ये वाला, इसमें कंफ्यूज मत होना है ना, ये इसको हटा दो तो हमारा सर्किट ऐसे बनेगा। अगर आप देखो बेटा, इसको यहाँ पे दे देते हैं R1, इसको R2, इसको R3 और इसको R4। ध्यान से देखेंगे तो R4, R3 और R2, R3 और R4 आपको सीरीज़ में दिखेंगे। क्यों दिखेंगे, क्योंकि इनके जो टर्मिनल है वो कैसे है, अलग अलग रजिस्टर से जुड़े हैं। देखो मान लो R2 का देखते हैं, R2 का ये वाला छोड़ो, ये वाला देखो, ये इधर जुड़ा है ना। R3 का एक टर्मिनल यहाँ है, दूसरा टर्मिनल कहीं और जुड़ा है। वैसे ही R4 का एक टर्मिनल यहाँ है, दूसरा टर्मिनल यहाँ जुड़ा है। लेकिन जो ये 6 ओम का टर्मिनल है ये पैरेलल है इन तीनों के। ठीक है, तो सीरीज़ में कौन कौन है, सीरीज़ में कौन कौन है, R2 प्लस R3 प्लस R4, और इन तीनों के पैरेलल कौन है, R1। ठीक है, तो सिंपल क्या करते हैं, इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारा रजिस्टर कैसा बन जाएगा बेटा, सिंपल सी बात है, इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारा नया
सर्किट कैसा बनेगा, ±12 वोल्ट। ये तो 6 ओम का था ही, इन तीनों को प्लस कर दिया तो ये क्या होगा, 2 + 2 + 2 6 हो गया। तो ये हो गया 6 ओम, दोनों 6 ओम के हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ हमें ये करने की क्यों ज़रूरत पड़ी और हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो हम चेक करेंगे। अब देखो बेटा, आपको पता है ये सीरीज़ है और सीरीज़ में कांस्टेंट कौन रहता है, वेरी नहीं करता जो है ना। देखो ये सीरीज़ है, सीरीज़ में वेरी कौन नहीं करता, कांस्टेंट कौन रहता है सीरीज़ में, आप सबको पता है। सीरीज़ में कौन सी टर्म कांस्टेंट रहती है, वो होती है करंट। समझ रहे हो, सीरीज़ में कांस्टेंट कौन रहता है, वो रहता है करंट। तो इसका मतलब देखो बेटा, यहाँ से जो करंट जाएगा, यहाँ से करंट ये पैरेलल हो गए तो I1 इधर जाएगा, I2 इधर जाएगा। ठीक है, अब दोनों सेम है, 6 क्या, इसका मतलब दोनों के पास बराबर करंट जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें टोटल करंट निकालना पड़ेगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना शुरू से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टोटल करंट निकालेंगे तो ये पैरेलल में, मैं कल वाले वीडियो ध्यान से देखना, ये पैरेलल में अगर सेम रेजिस्टेंस आ जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, 3 ओम की। सही बात, जिसको नहीं पता ये मैंने कैसे किया, कल वाली वीडियो देख लेना भाई। ठीक है, कल वाली सीरीज़ की वीडियो ज़रूर देखना। तो ये हमें देख के पता चल गया ये कितने का है, 3 ओम का। तो नया रेजिस्टेंस, नया जो हमारा सर्किट बना। देखो बेटा, बार बार सर्किट बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, किसी को बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, सब सारा कैलकुलेशन से कर लो। तो अब ये हमने इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करने के बाद हमारे पास 3 ओम आ गया। अब यहाँ पे टोटल करंट निकल आएगा हमारे पाप V = IR से। तो V = IR से टोटल करंट निकालते 12 = I × R। तो I निकल जाता है हमारे पास, R कितना है हमारे पास, ये करो 12 = I × 3। 3 इधर चल जाएगा डिनोमिनेटर में, ये हो गया 4। तो I निकल आ जाएगा हमारे पास 4 एम्पियर। तो टोटल करंट कितना है बेटा, 4 एम्पियर। ठीक है, तो ये निकल गया हमारे पास टोटल करंट, पूरे सर्किट का करंट। तो यहाँ से कितना जा रहा है, 4 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ से कितना जा रहा होगा, यहाँ से भी 4 एम्पियर जा रहा होगा। आपको पता है दोनों सेम है, इसका मतलब 4 एम्पियर कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 2 एम्पियर यहाँ जाएगा इसमें और 2 एम्पियर यहाँ जाएगा इसमें। ठीक है, अब बताओ आई क्या होगा। देखो ये सीरीज़ में करंट क्या रहता है, सेम रहता है, इसका मतलब आई यहाँ पे क्या होगा, 2 एम्पियर। तो हमारे पास आई निकल गया, ये वाला आई कितना निकल गया हमारे पास, आई = 2 एम्पियर निकल गया। ठीक है, समझ में आया। अब करते हैं वोल्टेज की बात, अच्छा देखो, अब देखो सीरीज़ में वेरी कौन नहीं करता, वोल्टेज। इसका मतलब इस वाले रजिस्टर की V अलग होगी V1, इसका V अलग होगा V2 और इसका V अलग होगा V3। हमें क्या निकालना है, V2। देखो सेम वही कंसेप्ट लगे अगर आप ध्यान से देखो। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे और पैरेलल में सेम कौन रहता है, वोल्टेज सेम रहती है। इसका मतलब 6 ओम की अगर बात करें तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, 12। और अगर हम इन सीरीज़ की बात करें तो इन सीरीज़ के लिए भी हम 12 का यूज़ करेंगे, लेकिन अलग अलग 12 जाएगा इसमें। अब चेक करना है कि तीनों 2-2 ओम के हैं और हमारे पास वोल्ट कितना है, 12। ठीक है, अगर आप लोगों को याद होगा बेटा, टोटल पोटेंशियल = V1 + V2 + V3 सीरीज़ के केस में। ठीक है, सीरीज़ के केस में अब देखो 12 है और हमारे पास सेम रजिस्टर है, इसका मतलब पोटेंशियल जो होगा, डिफरेंस होगा, तीनों का सेम होगा। इसका भी 4 होगा, 4 + 4 + 4, 4 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट कितने हो गए, 12 वोल्ट। समझ में आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ पे ये वाला पोटेंशियल है, ये कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट का। ठीक है, तो समझ नहीं आया, देखो ध्यान से देखना, एक बार सीरीज़ पैरेलल का कंसेप्ट देख लेना। ठीक है, तो ये 2 एम्पियर आ गया और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा ये। अच्छा, फिर भी किसी को समझ ना आए तो सिंपल क्या करते हैं, अगर आपको याद होगा V1 = IR1, V2 = IR2, याद है, V3 = IR3, वेयर R इज़ कांस्टेंट। हमें पता है R कितना जा रहा है यहाँ पे, या I इज़ कांस्टेंट, और हमें पता है I कितना जा रहा है यहाँ पे, I जा रहा है 2 एम्पियर का। तो चलो हमें क्या निकालना है, V2 निकालना है, हमें तो ये निकालना है सिर्फ। तो V2 हो जाएगा, V2 = करंट कितना जा रहा है बेटा यहाँ पे, 2 एम्पियर का हमने निकाल दिया है यहाँ पे। और हमारे पास यहाँ पे वो क्या है, रजिस्टर कितने का है, रजिस्टर भी 2 का है। तो 2 × 2 = हो गया ये 4 वोल्ट। ठीक है, वैसे V1 का निकालो, तो V1 का क्या निकलेगा, V1 = I कितना है, इसमें भी 2 है और रजिस्टर भी है, इसका भी 4 वोल्ट। वैसे V3 का भी 2 × 2, इसका भी 4 वोल्ट।
अगर तीनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 12 वोल्ट। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसमें 2 एम्पियर 4 वोल्ट। ठीक है 2 एम्पियर 4 वोल्ट। ठीक है क्लियर है। तो ये ध्यान से करना, किसी को समझ ना आए पूछ लेना एक बार। अब यहाँ पे बात करें अगर किरचॉफ्स लॉ लगाए, अगर इसमें हम देखो यही क्वेश्चन को किरचॉफ्स लॉ से भी किया जा सकता है। देखो ये बड़ा मैंने क्वेश्चन किया है, इसलिए मैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ताकि आपको समझ आए। आप बिल्कुल शॉर्ट मेथड से इसको कर सकते हो, सीरीज़ पैरेलल की, जिसको अच्छे से समझ आए। ठीक है तो ये हो गया 6 ओम का, ये 2 ओम का, ये 2 ओम का, ये 2 ओम का। ठीक है और हमें क्या करना है, यहाँ पे कितना करंट जा रहा है बेटा, हमें ये पता करना है। और यहाँ से ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, वही सेम क्वेश्चन है कि इस रजिस्टर का पोटेंशियल क्या होगा और इस रजिस्टर में से करंट कितना जाएगा, ये हमें किरचॉफ्स लॉ से पता करना है। तो ये 12 वोल्ट किरचॉफ्स लॉ आपको पता है ना, रूल आपको पता है। हम पाथ लेते हैं, चूजन पाथ, अपनी मर्ज़ी से पाथ लेते हैं। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले पाथ ले देंगे। सबसे पहले पाथ लेने से पहले हम करंट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ से आई करंट जा रहा है ना, और यहाँ पे जाएगा I1 और यहाँ पे जाएगा यहाँ पे चला गया I1 और यहाँ चल जाएगा I माइनस I1। समझ रहे हो, यहाँ पे गया I1 और यहाँ पे गया I माइनस I1। इसको माइनस ये माइनस ये, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये माइनस ये, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे भी I माइनस I1 जा रहा है और नीचे करंट जाएगा, और फिर यहाँ से भी रिटर्न क्या हो जाएगा I माइनस I1, इधर को I माइनस 1, ऊपर से I1 आ रहा है। देखो बेटा आपको याद होता है सर्किट में जितना करंट जाता है उतना ही करंट वापस आना चाहिए। तो देखो बेटा यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ से I माइनस I1 आ रहा है। दोनों अगर इस जंक्शन के लिए हम देखें तो इनपुट करंट है, तो अगर हम यहाँ पे करें I तो दोनों प्लस हो जाएंगे, I1 प्लस I माइनस I1, तो I1 कट गया, तो बचता क्या है, अगेन यहाँ पे I करंट आता है। ठीक है ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। अब किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, हमने करंट आइडेंटिफाई कर लिया। तो हमारा पाथ होगा कुछ इस तरह। ठीक है इस वाले लूप के लिए इस तरह, और इस वाले लूप के लिए हम सेम यही डायरेक्शन लेंगे। तो पहले इस वाले लूप को सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे हम जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव टर्म, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव का 12। तो हम 12 वोल्ट है तो 12 लिखेंगे। ठीक है अब देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, इस वाले के लिए देखेंगे करंट की डायरेक्शन नीचे को है, और हमारा पाथ भी किधर को है, नीचे वाली डायरेक्शन को है। सेम डायरेक्शन होगी तो माइनस आएगा, माइनस कितना है 6I1 इक्वल टू 0। याद है ना, द पोटेंशियल, द टोटल पोटेंशियल, द समेशन ऑफ अ पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम यहाँ निकालें तो 6I निकल जाता है हमारे पास, ये हो गया 12, माइनस 12 आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है ये तो आता है। तो यहाँ पे I1 आएगा, तो I1 आ गया हमारे पास 2 एम्पियर। तो I1 कितना आ गया बेटा हमारे पास 2 एम्पियर। इसका मतलब इस वाले जो ये वाली हमारे पास वायर है, इसमें कितना एम्पियर जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है। ठीक है अब देखो यहाँ पे I माइनस I1 है, क्या हम I माइनस I1 को I माइनस 2 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि I1 2 है। तो यहाँ पे कितना करंट जा रहा है I माइनस 2, यहाँ पे भी कितना करंट जा रहा है I माइनस 2, यहाँ पे भी कितना करंट जा रहा है I माइनस 2। ठीक है अब हम इस जंक्शन को चेक करेंगे, हमें क्या निकालना है कि ये करंट कितना है। ठीक है तो चलो अब इस जंक्शन के लिए देखते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी। तो यहाँ पे देखो यहीं करता हूँ ताकि स्क्रीन पे सब कुछ आ जाए। अब ये करंट नीचे को आ रहा है, कितना 2 एम्पियर का, और हम किधर को जा रहे हैं, ऊपर को जा रहे हैं। ये करंट नीचे को और हम जा रहे हैं ऊपर को, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे हो गया 2, 6 2 12। I1 कितना है, देखो बेटा ये कितना होना, 6I1 होना था ना, ये 6I1 होना था, लेकिन हमें पता है I1 2 है, I1 2 है, तो हमने यहाँ पे इसको 12 कर लिया, तो कन्फ्यूज़ कोई नहीं होगा। अच्छा अब ये करंट इधर को जा रहा है, हम भी इधर को जा रहे हैं, देखो हम भी इधर को जा रहे हैं, तो माइनस का साइन आएगा, माइनस रजिस्टर कितने का है 2 का, और करंट कितना जा रहा है इसमें I माइनस I1, और I माइनस I1 को हम I माइनस 2 भी लिख सकते हैं, तो इधर लिख लिया मैंने I माइनस 2। अगेन हम किधर को जा रहे हैं, नीचे को, करंट भी किधर को जा रहा है, नीचे को, अगेन माइनस 2 I माइनस I माइनस 2। फिर अगेन करंट इधर को जा रहा है, हम भी इधर को जा रहे हैं, करंट भी इधर को जा रहा है, हम भी इधर को जा रहे हैं, अगेन माइनस 2 I माइनस 2।
टोटल समीशन ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। देखो बेटा पोटेंशियल है सारा, देखो ये आर है ये आई है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, ये भी पोटेंशियल है। 6 इंटू आई जो हमने I1 किया था, 6 इंटू आई वन, ये भी पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल है, ये भी, सारे ही पोटेंशियल है। तो ये सारे समीशन ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलो इसको सॉल्व करिए अगर हमें, तो 12 माइनस 2i प्लस 4 माइनस 2i प्लस 4 माइनस 2i प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते ही हो गए 4 4 8 4 12, तो ये 12 प्लस 12 माइनस 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 2 2 4 6 6i इक्वल टू 0। ये कितना हो गया बेटा 24 माइनस 6i इक्वल टू 0। और यहाँ पे अगर हम करें 24 इज इक्वल टू 6i, और i क्या निकल आएगा बेटा यहाँ से, i आ जाएगा 24/6 और ये हो जाएगा 4। तो i कितना आ गया हमारे पास 4 एम्पियर। अब चेक करते हैं, अब देखो, अब ये वाला करंट देखो, ये वाला करंट कितना था i माइनस आई वन कितना निकला था 2 एम्पियर, और i कितना निकला हमारे पास 4 एम्पियर। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पे 2 एम्पियर करंट आ गया, 2 एम्पियर करंट आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ का पोटेंशियल पता करेंगे, तो यहाँ का पोटेंशियल पता क्या करेंगे, सिंपल v इज इक्वल टू आई आर। तो v i कितना है इसमें, अभी हमने निकाल दिया कितना 2 एम्पियर, 2 r कितना है अगेन 2, तो v कितना निकल गया 4 वोल्ट। ठीक है, सिंपल है। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये दोनों तरीके से हो जाए, जिसको जौन सा तरीका सही लगे, जिसको सीरीज और पैरेलल की अच्छी समझ है वो इस तरह से कर सकता है, जिसको किरचॉफ लॉ लगाना है इस तरफ से। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना, पर बहुत कम आता है। बाकी कंपटीशन के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, ये ज़्यादा इजी आता है, जिसको जो इजी लगे वो कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर पे बेस है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने ट्रांसफार्मर किया था, एक बार रिव्यू करवा देते हैं ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल्स लगती है बेटा, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, आपको पता है। नंबर ऑफ टर्न्स स्टेप अप हो तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, स्टेप डाउन हो तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, ये हम सब पढ़ रखा है, हाँ। जो बेसिक है इस क्वेश्चन का वो है एफिशिएंसी। एक एफिशिएंसी हमें पता है पावर आउटपुट, या आउटपुट पावर भी लिखते हैं, डिवाइड बाय पावर इनपुट। ठीक है, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। ये हमने करवाया, एक बार देख लेना, PDF भेजा था इसका, एक बार चेक कर लेना। दूसरी बात हमें पता है दैट द EMF ऑफ सेकेंडरी डिवाइड बाय EMF ऑफ प्राइमरी शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है बेटा, करंट के। तो यहाँ पे आ जाएगा IP/IS। एक बार इसको चेक कर लेना सभी। ठीक है, इस वाली टर्म को चेक करना सभी। तो सिंपल है, स्टेप 2 तरह के ट्रांसफर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप करना है तो सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे, और स्टेप डाउन करना है तो प्राइमरी के नंबर ऑफ कॉइल्स इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। ये सब आपको पता है ना। चलो क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं। एक ट्रांसफार्मर है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो एफिशिएंसी दे रखी है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एफिशिएंसी उसकी 80%, और ये बोलता है इट वर्क्स एट 4 किलोवाट। तो जो ट्रांसफार्मर है वो पावर है उसकी 4 किलोवाट, तो यहाँ पे हम इसको 4000 वाट भी लिख सकते हैं, एंड 100 वोल्ट। और इसका पोटेंशियल जो है जो बेटा इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का है 100 वोल्ट्स का। इफ़ द सेकेंडरी वोल्टेज इज़, अब देखो ये तो प्राइमरी वोल्टेज होगी है ना, और सेकेंडरी वोल्टेज कितनी दे रखी है, सेकेंडरी वोल्टेज बोलती है 240 वोल्ट बोला है इसमें, तो सेकेंडरी कॉइल की याद है। ठीक है, इस तरह कॉइल्स होंगे ट्रांसफार्मर में। तो यहाँ पे हमारे पास है 100 वोल्ट, तो यहाँ पे और होंगे है ना, ये सेकेंडरी कॉइल है, यहाँ पे इसका पोटेंशियल है 20 वोल्ट है ना, और यहाँ पे करंट, अभी पावर हमें पता है कि ये जो ट्रांसफार्मर 4000 वाट का है। करंट अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि इसमें कितना करंट होगा, देखेंगे कैसे। फाइंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट, हमें क्या निकालना है कि इसमें कितना करंट फ्लो करेगा और इसमें कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर जिसने नहीं पढ़ा प्लीज़ एक बार पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा।
और एफिशिएंसी हमें 80। तो ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन है। चलो इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पावर दे रखी है और वी दे रखा है। तो सिंपल है, हमें पता है 4000 वाट का हमारे पास क्या है यहाँ पे पावर है। तो यहाँ पे हमें पता है पावर का फॉर्मूला होता है वी आई। तो यहाँ पे हम अगर निकालें पोटेंशियल ऑफ प्राइमरी, क्योंकि हमें प्राइमरी का पोटेंशियल भी पता है और हमें पावर भी पता है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, करंट इन प्राइमरी। तो करंट इन प्राइमरी आराम से निकल आएगा। तो यहाँ पे पावर लिखेंगे, पावर का होगा 4000 डिवाइड बाय कितना है हमारे पास, वी पी कितना है प्राइमरी का 1000 इज इक्वल टू आई पी। तो आई पी निकालना बहुत आसान था। तो ये कितना आ गया, आई पी तो आ गया हमारे पास 40 एम्पियर। लेकिन आई एस ऐसे नहीं निकलेगा बेटा, आई एस निकलेगा आई एस डिफरेंट वे से निकलेगा। तो यहाँ पे ये वाला तो कट गया, ये वाला ऑप्शन, क्योंकि 40 एम्पियर आ गया हमारे पास आई पी। तो आई पी 40 है। अब हमें देखना है ये आई एस क्या होगा। तो सिंपल क्या करेंगे, हमें पता है कि पावर क्या होगी, हमें एफिशिएंसी पता है, पावर आउटपुट मतलब वी एस सेकेंडरी का है ना। आउटपुट कहाँ से होगी बेटा, सेकेंडरी से ही होगी। यहाँ से इनपुट होती है, याद है, और यहाँ से आउटपुट होती है। और आई एस डिवाइडेड बाय वी पी इंटू आई पी। एन हमें बचा है 80%, इसको हम 80/100 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 80/100 एफिशिएंसी को, इस एफिशिएंसी को नीटा से जो किया हमने 80/100 लिख लिया। वी एस और आई एस क्या होगा, वी एस हमें पता है सिर्फ क्या है 240, आई एस हमें निकालना है ना, सेकेंडरी कॉइल में कितना करंट हमें निकालना है। वी पी आई पी हमें पता है बेटा, वी पी आई पी कितना निकलता है हमारे पास, वी पी आई पी दे भी रखा है 4000 है हमारे पास यहाँ पे वी पी और आई पी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4000, ठीक है। देखो ये भी पावर ही हुई ना, ये भी तो पावर ही है। तो पावर हमें दे रखी है यहाँ पे प्राइमरी में कि कितनी पावर है 4000 में। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। तो सिंपल ये तो हो गया ऐसे, और ये यहाँ से, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये निकल जाएगा हमारे पास, यहाँ से भी हो जाएगा, ये 2 से हो गया, ये 12 से हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 160/12, ठीक है। देखो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा, 12 यहाँ जाएगा। तो चलो मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ। तो आई एस आ जाएगा हमारे पास 160/12। ये 6 से गया, ये 80 से गया, ये 40 से गया, या 3 से गया। तो आई एस आ गया हमारे पास 40/3, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 13.3 एम्पियर। और बस आंसर क्या आएगा, सी, ठीक है। ट्रांसफार्मर है, सिंपल है, ये याद रखना है, ठीक है। ये वाली चीज़ याद रखनी है। अच्छा यहाँ पे अगर एक और एडिशन करूँ तो फ्लक्स, तो फ्लक्स भी ध्यान से देखो बेटा, इस पूरे को ध्यान से देखो। ईएमएफ नंबर ऑफ टर्न्स सेम है, सेकेंडरी प्राइमरी। नंबर ऑफ टर्न्स फ्लक्स सेम है, सेकेंडरी प्राइमरी। इन्वर्सली कौन रहता है, करंट इन्वर्सली रहता है, ठीक है। करंट क्या रहता है, इन्वर्सली रहती है, ये वाली टर्म तो याद रखना है। तो ऐसे ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आ सकता है ट्रांसफार्मर का 1-2 बार क्वेश्चन आया है सिंपल। नंबर ऑफ, कभी कभी नंबर ऑफ टर्न्स पता करने के बाद आता है कि इसमें और इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। याद रखना स्टेप अप में प्राइमरी कॉइल, मतलब जो ये पहला वाला है, इसमें लेस टर्न्स होंगे, और स्टेप डाउन में प्राइमरी में मोर टर्न्स होंगे, ये याद रखना। मोर टर्न्स होंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एनटीएससी का क्वेश्चन है, हरियाणा एनटीएससी का है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में अजीब सा लगता है, ठीक है, लेकिन वही कंसेप्ट लगे हैं जो हमने पढ़ रखे हैं। तो क्वेश्चन है 3 इक्वल, देखो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन है सीरीज एंड पैरेलल का है। 3 इक्वल रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ सोर्स ऑफ ईएमएफ डिसिपेटेड 10 वाट। तो भाई ये क्या सिंपल सी बात बोलता है कि भाई 3 रजिस्टर है, उनको सीरीज में जोड़ा है, और जो पावर जो यूज़ हो रही है, जो डिसिपेट हो रही है, ठीक है, वो कितने की हो रही है, 10 वाट की यूज़ हो रही है। इफ़ द सेम, अगर वही तीनों रजिस्टर सेम रजिस्टर है, मतलब तीनों की रेजिस्टेंस क्या है, इक्वल है, अगर उन्हीं 3 रजिस्टर सेम रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो हमारी पावर कितनी होगी, तो हमारी पावर कितनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन है। तो सिंपल देखो, सबसे पहले हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या था, V² बाय R।
आई स्क्वायर आर भी होता है और वी आई भी होता है। हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, इक्वल रजिस्टर है तो देखो बेटा सीरीज़ में इक्वल रजिस्टर है तो आर इक्विवेलेंट निकालते हैं सीरीज़ में सबसे पहले। तो इक्वल है तो मतलब तीनों ही आर होंगे, तो आर इक्विवेलेंट हमारे पास 3 आर हो गया। तो चलो अब यहाँ पे पावर डिसिपेट कितना है 10, ये सीरीज़ के लिए है। ठीक है, ये सीरीज़ के लिए तो ये होगा वी स्क्वायर और आर कितना, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा हमारे पास बेटा 3 आर। बिल्कुल सही, 3 यहाँ आ जाएगा तो ये आ जाएगा 30 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। सही बात। अब देखिए पैरेलल के लिए चेक करते हैं। पैरेलल के लिए हमें पता है तीनों रजिस्टर सेम है तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर। सिंपल है, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर और ऊपर 3, इसका मतलब आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर बाय 3। अब देखो पैरेलल के लिए अगर हम पावर की बात करें तो क्या हो जाएगी वी बाय आर इक्विवेलेंट लिखेंगे, किसके लिए, पैरेलल के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा P इज इक्वल टू वी बाय आर इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखेंगे आर बाय 3, तो ये हो जाएगा आर बाय 3 है ना, वी स्क्वायर, सॉरी यहाँ वी स्क्वायर आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो P क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर और यहाँ आ जाएगा 3। अच्छा वी स्क्वायर बाय आर क्या है हमारे पास 30 वाट है ना, तो यहाँ डाल दो P इज इक्वल टू 3 और वी स्क्वायर आर भैया कितना है 30, तो ये कितना आ जाएगा 90 वाट। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 90 वाट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। सीरीज़ और पैरेलल देखो इसमें भी सीरीज़ और पैरेलल लगा है। आप ये वाला क्वेश्चन चेक करोगे इसमें भी सीरीज़ और पैरेलल लगा है ना। इसको मैंने 2 मेथड से किया था, इसको हमने 2 तरीके से किया था इस वाले क्वेश्चन को। तो ध्यान से वीडियो को देखो, रिवाइंड करके देखो और खुद सॉल्व करके देखना इस क्वेश्चन को फिर। ठीक है, एक बार वीडियो देख लो फिर खुद सॉल्व करके देखना, सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।